Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today we are discussing about important disease condition that is myocardial infarction. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को आप हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं. Let's begin. Permanent stop of blood supply to the myocardial tissue of heart. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और हार्ट तक ब्लड के ना पहुंच पाने के कारण हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से वहाँ की सेल्स की डेथ होने लगती है. इसी कंडीशन को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है. एक बार फिर से देखते हैं. हमारे हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं. अगर इस कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार की रुकावट आ जाए, कोई थ्रोम्बस बन जाए, क्लॉट बन जाए, जिसकी वजह से ब्लड आगे की तरफ मूव नहीं कर पाए और ब्लड आगे ना पहुंच पाने के कारण हार्ट की सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये सेल्स डेड होने लगेंगी. इसी कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं. इन्फ्रैक्शन डोंट डेवलप इंस्टेंटली बट इट टेक्स सेवरल आवर्स. याद रखिएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन तुरंत डेवलप नहीं होता है, बल्कि इससे डेवलप होने में कुछ घंटों का समय लगता है. अब हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के क्या क्या कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. सबसे पहले इसके कॉमन कॉज, जिसे कि आप कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं, उसे देखते हैं. जैसा कि अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली आर्टरी है उसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं. इस कोरोनरी आर्टरी में यदि किसी प्रकार की रुकावट आ जाए, क्लॉट बन जाए और इस क्लॉट के कारण ब्लड जो है आगे की तरफ मूव ना कर पाए, हार्ट तक ना पहुंच पाए, तो ये कंडीशन कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस के नाम से जानी जाती है और ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज भी माना जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म. अगर किसी वजह से कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऐंठन आ जाए तो इसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी और ये भी एक हार्ट अटैक का कारण हो सकता है. थर्ड रिस्क फैक्टर कह लीजिए, इसमें हम टोबैको, अल्कोहल, ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड आदि को इंक्लूड करते हैं. जो लोग टोबैको, अल्कोहल, ऑयली, स्पाइसी फूड का अत्यधिक सेवन करते हैं, उनमें हार्ट अटैक के होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. इसके अलावा यदि ऐसे पेशेंट्स जो कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़ और स्ट्रेस जैसी सिचुएशंस में हैं, उनमें भी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने की संभावना बहुत अधिक रहती है. जैसे जैसे एज बढ़ती है, बढ़ी हुई एज के साथ भी हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है. मेल्स में फीमेल की तुलना में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है. इसके अलावा डिफरेंट रेसेस के अकॉर्डिंग भी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने की संभावना निर्भर करती है और कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी हैं जो कि किसी पर्सन को, किसी क्लाइंट को हार्ट अटैक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं. अब हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के पैथोफिजियोलॉजी की. अकरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर एंड कॉज. जैसे ही किसी पर्सन की लाइफ में रिस्क फैक्टर या एमआई के कॉज की एंट्री होती है, इस कॉज के आने के बाद पेशेंट के हार्ट तक ब्लड की सप्लाई रुकने लगती है और एक समय आता है जब हार्ट को बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही होती है. इस सिचुएशन में हार्ट के सेल्स के द्वारा एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म शुरू कर दी जाती है और यहाँ पर हार्ट की जो सेल्स हैं
डेड होने लगती हैं, इनमें परमानेंट नेक्रोसिस या मायोकार्डियल इंफ्राक्शन डेवलप हो जाता है। तो सिंपली गौर कीजिएगा, जैसे ही किसी कारण की वजह से हार्ट तक ब्लड पहुंचना रुका, हार्ट की सेल्स में एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो गई और वहाँ की जो सेल्स हैं वो डेड हो गई। यही कंडीशन हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कहलाता है। अब हम बात करते हैं, हमने वीडियो की शुरुआत में ये पढ़ा था कि जो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है वो एकदम से डेवलप नहीं होता, इंफ्राक्शन होने में समय लगता है। कितना समय लगता है और क्या क्या चेंजेस मायोकार्डियम में देखने को मिलते हैं, इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, इनिशियल 4 to 6 आवर्स एरिया ऑफ नेक्रोसिस बिकम ब्लू, स्वेलिंग, साइनोटिक, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन डेप्थ। अब गौर कीजिएगा, ये हमारा हार्ट है और मान लीजिए हार्ट के इस हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो हार्ट का ये हिस्सा शुरुआती 4 से 6 घंटे के अंदर नीला पड़ने लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर स्वेलिंग आएगी, यहाँ पर इस एरिया का साइज बढ़ने लगेगा, इसकी डेप्थ बढ़ने लगेगी। ये शुरुआती चेंजेस हैं जो कि ब्लड सप्लाई के रुकने के बाद देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, आफ्टर 48 to 72 आवर्स इंफ्राक्ट टर्न्स ग्रे विथ येलो स्ट्रीक्स डेवलप एज अ न्यूट्रोफिलिक इन्वेड इनटू द टिश्यू। अब जिस जगह पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही थी, उस जगह पर न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आकर एक्यूमुलेट होने लगती हैं और इसकी वजह से ये हिस्सा ग्रेइश येलो कलर का कन्वर्ट होने लगता है। गौर कीजिएगा, ये चेंजेस फर्स्ट 48 से 72 घंटे के बीच देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक आने के 8 से 10 दिन बाद ग्रेन्युलेशन टिश्यू का निर्माण होने लगता है। जिस जगह को आपने ग्रेइश येलो कन्वर्ट दिखाया था, उस जगह पर अब ग्रेन्युलेशन होने लगता है। इस घटना के बाद लगभग 2 से 3 महीने बाद इस डैमेज्ड टिश्यू एरिया पर, हार्ट के इस डैमेज्ड टिश्यू एरिया पर फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रस टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है और अब इस हार्ट के पार्ट में ना तो कोई इम्पल्स ट्रेवल कर पाता है, ना ही ब्लड सप्लाई पहुंचती है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और गौर कीजिएगा, इसी को अब हम इंफ्राक्शन कह सकते हैं। दिस इज द मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कंडीशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की। सबसे पहले हम एमआई को अकॉर्डिंग टू लोकेशन क्लासिफाई करेंगे। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के अंदर हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, तो उसकी वजह से होने वाला जो एमआई है वो एंटीरियर वॉल एमआई और एंटीरियर सेप्टल वॉल एमआई के रूप में जाना जाएगा। गौर कीजिएगा, हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली आर्टरी, जिसे आप LADA के नाम से जानते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के नाम से जानते हैं, अगर इसमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट होने वाला एमआई एंटीरियर वॉल एमआई या फिर एंटीरियर सेप्टल वॉल एमआई होगा। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए थे और पूछा गया था कि अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो कौन सा एमआई होगा, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था एंटीरियर सेप्टल वॉल एमआई। सो इस प्रकार से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब मान लीजिए किसी क्लाइंट के अंदर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लॉक हो जाए, हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी यदि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो अब जो एमआई होगा
वो लेटरल वॉल एमआई कहलाएगा। यानी हार्ट की जो लेटरल वॉल्स है उस एरिया में इस आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती थी, जो अब नहीं पहुंच पा रही है, तो इन हिस्सों में इंफ्रैक्शन डेवलप होगा। थर्ड टाइप आता है राइट कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो इस ब्लॉकेज के कारण होने वाला एमआई होगा इंफीरियर सेप्टल वॉल एमआई और पोस्टीरियर सेप्टल वॉल एमआई। याद रखिएगा, राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इंफीरियर सेप्टल वॉल एमआई और पोस्टीरियर सेप्टल वॉल एमआई होंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन की, जो कि साइज और डेप्थ के अकॉर्डिंग है। साइज और डेप्थ के अनुसार हम एमआई को दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है इंट्राम्यूरल एमआई और दूसरा है ट्रांसम्यूरल एमआई। इंट्राम्यूरल एमआई ज़्यादा सीवियर नहीं होता, जबकि ट्रांसम्यूरल एमआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर देखा जाता है, सीवियर फॉर्म होती है एमआई की। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि अक्सर पूछी भी जाती है कि कौन सा ऐसा एमआई है जिसमें परमानेंट एबनॉर्मल क्यू वेव्स ईसीजी में देखने को मिलेगी, तो आप बताएंगे ये ट्रांसम्यूरल एमआई है। ट्रांसम्यूरल एमआई के बाद पेशेंट जब भी लाइफ में कभी भी ईसीजी करवाएगा तो उसके अंदर एबनॉर्मल क्यू वेव्स दिखाई देंगी। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन है एसटी एलिवेशन के बिहाव पर। ईसीजी करवाने पर एसटी सेगमेंट की स्थिति के आधार पर हम एमआई को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला वो एमआई होगा जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड आएगा, और दूसरा टाइप होगा जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं होगा। तो गौर कीजिएगा, जिस ईसीजी में आपको एसटी सेगमेंट एलिवेटेड दिखाई देगा तो उसे आप STEMI के नाम से जानेंगे, और जिसमें एसटी एलिवेशन नहीं होगा उसे NSTEMI के नाम से जानेंगे। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मोस्टली हम हार्ट अटैक वाले पेशेंट को उसके चेस्ट पेन के बिहाव पर आइडेंटिफाई करते हैं। चेस्ट पेन कैसा है, कितना इंटेंस है, कब शुरू हुआ, कितने देर से हुआ, रेस्ट से रिलीफ हो रहा है या नहीं, रेडिएशन है या नहीं, इन सभी फाइंडिंग के बिहाव पर हम क्लाइंट में एमआई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमआई के अंदर जो चेस्ट पेन होता है वो सडनली डेवलप होता है और काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है। लोकेशन की बात करें तो ये मीडिया स्टर्नम रीजन या सब स्टर्नल रीजन आप कह सकते हैं, वहाँ पर होता है। सिंपली कहें तो हमारे छाती के बिल्कुल बीचों बीच पेशेंट को पेन होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि पेन होता कैसा है। क्वालिटी ऑफ पेन की बात करें तो पेन स्क्वीजिंग, बर्निंग, क्रशिंग, हैवीनेस या डलनेस के साथ हो सकता है। गौर कीजिएगा, स्क्वीजिंग पेन हो सकता है, बर्निंग पेन हो सकता है, क्रशिंग पेन हो सकता है, हैवीनेस और डल पेन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेन का रेडिएशन। पेशेंट को जब हार्ट अटैक आएगा तो उसका पेन जो है हार्ट से शुरू होकर नेक तक पहुंचेगा। नेक से ये पेन लेफ्ट जॉ एरिया तक पहुंचेगा। उसके बाद लेफ्ट शोल्डर में पेशेंट को पेन होगा, आर्म्स में पेन होगा, और फाइनली फोर आर्म से होते हुए रिंग फिंगर तक पेशेंट को पेन फील होगा। तो हम कह सकते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के पेशेंट में जो पेन होता है हार्ट से शुरू होकर रिंग फिंगर तक रेडिएट करता है, मूव करता है। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है जिसके बिहाव पर आप मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को दूसरी कंडीशन से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं या फिर उसे नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं तो भी पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं होगा। जनरली अगर पेशेंट को एंजाइनल अटैक आया है, एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है,
तो पेशेंट को कुछ देर रेस्ट करवाने और नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद पेन रिलीफ हो जाता है। लेकिन अगर रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन के बाद भी पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि पेशेंट को एमआई अटैक आया है। इसके बाद इसकी ड्यूरेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जनरली हम ये देखते हैं कि जो एमआई का पेशेंट है उसमें कंटिन्यूअस 15 मिनट से ज़्यादा पेन हो रहा होता है। लगातार तेजी से 15 मिनट से ज़्यादा पेन होना, चेस्ट पेन होना एमआई को बताता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए पेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। अब अदर कौन कौन से सिम्टम्स आप इस पेशेंट में देख सकते हैं उनकी बात करेंगे। पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, डायफोरेसिस, डिसरिथमिया, डिस्पनिया हो सकता है। पेशेंट को फियर फील होगा, एंजाइटी होगी, पेलर हो जाएगा, साइनोसिस, कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, ये सभी फाइंडिंग्स आपको पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। सिंपली जब आप पेशेंट को देखेंगे तो उसने अपने चेस्ट एरिया को क्लच कर रखा होगा, मुट्ठी बंद करके उसे फिस्ट, अपनी क्लोज्ड फिस्ट के द्वारा उसे फोर्सली क्लच कर रखा होगा चेस्ट एरिया को। साथ ही साथ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ दिखेगा, चेहरे पर पेन काफ़ी इजीली एक्सेसिबल देख सकते हैं आप, और पेशेंट को स्वेटिंग हो रही होगी। इन सभी फाइंडिंग के बिहाफ पर आप पेशेंट के अपीयरेंस से ये आइडिया लगा सकते हैं कि उसे एमआई हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से एमआई के साथ देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है डिसरिथमियाज। एग्ज़ाम में ये चीज़ कई बार पूछी भी गई है कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में क्या देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे डिसएरिथमिया। मैक्सिमम केसेस में हार्ट अटैक के बाद डिसरिथमियाज पेशेंट में डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियोजेनिक शॉक भी इम्पॉर्टेंट हैं। और एक ड्रेसलर सिंड्रोम टर्म है जो कि एज अ कॉम्प्लिकेशन एमआई के बाद देखने को मिलती है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ड्रेसलर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एमआई अटैक के बाद पेशेंट में पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डिनल इन्फ्यूजन और प्लूरल इन्फ्यूजन, ये तीनों कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अगर हार्ट अटैक के बाद पेशेंट में पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डिनल इफ्यूजन और प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो जाए तो ये कंडीशन ड्रेसलर सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस की। पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन के साथ आया, पेशेंट को आपने देखा, उसके अपीयरेंस को एसेस किया। अब कौन से टेस्ट करवा के ये कंफर्म हम पता करेंगे कि पेशेंट को एमआई हुआ है या नहीं। सबसे पहले पेशेंट का हमें हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है। हिस्ट्री लेने पर यदि पेशेंट कहता है कि उसे पहले से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंजाइना, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी डिजीज़ कंडीशन से सफरिंग पर्सन में एमआई आने की संभावना काफ़ी रहती है, तो हो सकता है। इसके अलावा हम पेशेंट में ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी करवाने पर आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन और एबनॉर्मल क्यू वेव, ये तीनों फाइंडिंग या इनमें से कोई एक फाइंडिंग मिलती है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्डियक मार्कर्स जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे भी जाते हैं। कार्डियक मार्कर्स के लेवल को असेस करके, ब्लड में मौजूद कार्डियक मार्कर्स के लेवल को असेस करके हम पेशेंट को एमआई हुआ है या नहीं इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे हार्ट की मायोकार्डियम लेयर में कुछ अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो अगर किसी वजह से हार्ट की सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो ये प्रोटीन वहाँ से निकल कर ब्लड में आ जाते हैं। जब हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ब्लड टेस्ट करवाने पर ये अगर एंजाइम्स या मार्कर्स नॉर्मल लेवल से काफ़ी बढ़े हुए मिलते हैं
तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। इन कार्डियक मार्कर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोग्लोबिन के बारे में। हार्ट अटैक आने के बाद सबसे पहले जिस मार्कर का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज अ फर्स्ट कार्डियक मार्कर दैट यू विल फाइंड आफ्टर हार्ट अटैक एलिवेटेड। हार्ट अटैक आने के बाद ब्लड में इसका लेवल 2 घंटे बाद से बढ़ने लगता है और लगभग 6 से 8 घंटे तक ये बढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। मायोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है जो कि मसल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट कार्डियक मार्कर हम पढ़ेंगे ट्रोपोनिन। वेरी इंपॉर्टेंट। comes in blood 2 to 4 hours and present up to 7 to 10 days। मायोग्लोबिन प्रोटीन के बाद में सेकंड नंबर पर हार्ट अटैक के बाद जो एंजाइम एलिवेटेड मिलता है, मार्कर एलिवेटेड मिलता है, वो है ट्रोपोनिन। हार्ट अटैक आने के 2 से 4 घंटे बाद ट्रोपोनिन का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है और लगभग 7 से 10 दिन तक ट्रोपोनिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। ट्रोपोनिन जो है वो बेसिकली हम 2 प्रकार के ट्रोपोनिन्स को देखते हैं। पहला होता है ट्रोपोनिन आई और दूसरा होता है ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन आई को आप ट्रोपोनिन आइसोमर और ट्रोपोनिन टी को ट्रोपोनिन टोको आइसोमर के नाम से जानते हैं। ट्रोपोनिन आई का लेवल 0.3 Ng/ml से कम होना चाहिए जब ये नॉर्मल हो। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है इसका लेवल तो इसका मतलब है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। जबकि ट्रोपोनिन टी का लेवल 0.2 Ng/ml से कम होना चाहिए। अगर ये इससे बढ़ा हुआ मिलता है तो पेशेंट को हार्ट अटैक आया ऐसा हम मान सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई दोनों में से ज़्यादा भरोसेमंद कौन है। तो याद रखिएगा ट्रोपोनिन आई जो है मोर स्पेसिफिक है, ये ज़्यादा भरोसेमंद है, जबकि ट्रोपोनिन टी जो है लेस रिलायबल माना जाता है, कम भरोसेमंद माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ट्रोपोनिन आई आइसोमर है ये स्पेशली हार्ट के अंदर पाया जाता है और ब्लड में अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि ज़रूर हार्ट की सेल्स में कुछ डैमेज हुआ है जब भी इसका लेवल बढ़ा हुआ मिला है। जबकि ट्रोपोनिन टी जो है हार्ट के अलावा बॉडी की कुछ और मसल्स में भी पाया जाता है, तो इसका बढ़ा हुआ लेवल ये स्पेसिफिकली नहीं बताता कि पेशेंट को हार्ट में डैमेज हुआ है या बॉडी की किसी और जगह पर डैमेज हुआ है। Troponin is a contractile protein present in myocardial tissue. After destruction of myocardial, its level increase into the blood। बिल्कुल वही बात है जिसे हमने अभी डिस्कस किया कि हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स के अंदर डैमेज के बाद ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कार्डियक मार्कर जो है वो है CPK-MB। CPK-MB का फुल फॉर्म है क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेस मायोकार्डियल मसल। हार्ट अटैक आने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे में ये मार्कर ब्लड में आ जाता है और इसका पीक जो है लगभग 18 आवर्स पर देखा जाता है और लगभग 48 से 72 आवर्स पर ये डिक्रीज होने लगता है। नॉर्मली जो कार्डियक मार्कर की रेंज है वो 2 to 6 Ng/ml होती है। डायग्नोस्टिक इंटरवेंशंस के अंदर हम नेक्स्ट टेस्ट जो करवाएंगे वो है WBC का, वाइट ब्लड कार्पसल्स का। हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली WBC काउंट 4000 to 11000 के बीच होता है, लेकिन हार्ट अटैक आने के बाद अगर नेक्स्ट डे इसका इवैल्यूएशन करवाया जाता है तो WBC काउंट आपको बढ़ा हुआ मिलता है, जो कि लगभग 1 सप्ताह तक बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट,
थैलियम स्कैन, कार्डियक कैथेटराइजेशन जैसे काफ़ी सारे प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। एंजियोग्राफी प्रोसीजर के द्वारा हम कोरोनरी आर्टरी की पेटेंसी को चेक करते हैं, किस आर्टरी में किस जगह पर ब्लॉकेज है इसे आइडेंटिफाई करते हैं। ईसीजी के इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा हम हार्ट की एनाटॉमिकल लोकेशन, स्थिति और उसकी फंक्शनिंग को असेस करते हैं। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली हम एंजाइना के असेसमेंट में करते हैं। थैलियम स्कैन के द्वारा भी हम ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करते हैं। और कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर के अंदर एक पतला सा ट्यूब हार्ट में इंसर्ट करके डाई इंजेक्ट की जाती है और फिर एक्सरे लेकर ये देखा जाता है कि हार्ट के किस एरिया में ब्लॉकेज है। तो ये सभी टेस्ट जो हैं हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई करने में यूज़ किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए याद रखिएगा, जब भी हम एंजियोग्राफी करवाते हैं तो एंजियोग्राफी की मदद से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या नहीं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके एमआई का कॉज निर्धारित किया जाता है। स्ट्रेस टेस्ट, जिसे आप ट्रेडमिल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसका इस्तेमाल जनरली एंजाइना को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अगर किसी क्लाइंट में आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिक टेस्ट क्या होगा एमआई के लिए, तो बताएंगे ईसीजी और कार्डियक मार्कर्स। ईसीजी और कार्डियक मार्कर्स को आइडेंटिफाई करके इनकी स्टडी करके हम पेशेंट में एमआई की प्रेजेंस को बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के ट्रीटमेंट की। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होने पर पेशेंट को हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स जिनमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज इम्पॉर्टेंट हैं। और याद रखिएगा, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन आने के पहले 6 घंटों में यदि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स दिए जाते हैं तो ही ये इफ़ेक्टिव होते हैं, उसके बाद नहीं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स को पहले 6 घंटों के अंदर देना बहुत ही ज़रूरी है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स का काम होता है कि ये पहले से बने हुए थ्रोम्बस या क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं, गला देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट तक ब्लड फ्लो प्रॉपरली होने लगता है। देखिएगा, ये ब्लड वेसल है या कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ये थ्रोम्बस बना हुआ है। जैसे ही आप पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे, ये जो क्लॉट है ये यहाँ से गल जाएगा, हट जाएगा, लाइस हो जाएगा और जो ब्लड फ्लो है वो पहले की तरह नॉर्मल चलने लगेगा। ये इस थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का यूज़ होता है। इसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी आता है, जो कि इन दिनों काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एल्टीपेस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट में थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दिए जाते हैं और फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो जाए, तो इस सिचुएशन में इसके इफ़ेक्ट को रिवर्स करने के लिए एंटीडोट के रूप में एमिनोकैप्रियोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स का साइड इफ़ेक्ट होता है ब्लीडिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस वीडियो, एमआई के ट्रीटमेंट में हम एंटीकोगुलेंट मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकता है। यहाँ पर फ़र्क ये है कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पहले से बने हुए क्लॉट को गला देते हैं, लाइस कर देते हैं, जबकि जो एंटीकोगुलेंट एजेंट्स होते हैं ये पहले से बने क्लॉट को तो डिसॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन नए क्लॉट्स ना बने इस चीज़ को निर्धारित करते हैं, नए क्लॉट्स के निर्माण को रोकते हैं। एंटीकोगुलेंट मेडिसिन में 2 मेडिसिन जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं, वो हैं हेपेरिन और वारफेरिन। सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेरिन की। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। हेपेरिन एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है
जो कि पेरेंट्रल रूट से इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। पेरेंट्रल रूट का मतलब है कि ऐसा रूट जिसमें ओरल रूट को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी ये इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। हेपेरिन का एंटीडोट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम ट्रिपल स्टार देंगे, प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रोटामीन सल्फेट, याद रखिएगा, हेपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामीन सल्फेट। हेपेरिन में हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हेपेरिन इंजेक्शन देने के बाद इंजेक्शन साइट को हमें कभी भी मसाज नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट, टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग एपीटीटी डन। हेपेरिन ड्रग इफेक्टिव है या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का असेसमेंट करते हैं। जिन पेशेंट्स में भी हेपेरिन ड्रग चल रही है, ये ड्रग अपना काम ठीक तरह से कर पा रही है या नहीं, इसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हमेशा एपीटीटी टेस्ट करवाया जाता है इन पेशेंट्स में। एपीटीटी टेस्ट का फुल फॉर्म है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। नॉर्मल यदि आपसे एपीटीटी का लेवल पूछा जाए तो आप बताएंगे 20 से 36 सेकेंड्स। अब अगर किसी क्लाइंट को आप हिपेरिन दे रहे हैं तो इस ड्रग की वजह से एपीटीटी टाइम जो है लगभग 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाता है। यानी कि अगर पेशेंट के अंदर एपीटीटी का लेवल 2 गुना हो गया है तो इसका मतलब नॉर्मल है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, अगर किसी क्लाइंट के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा एपीटीटी का लेवल आता है, यानी कि 20 से 36 का 2 गुना इससे ज़्यादा लेवल आता है, या यूँ कहें 100 सेकेंड से ज़्यादा इसका लेवल यदि आता है, तो हम हिपेरिन की डोज को डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे। अगर किसी क्लाइंट में एपीटीटी टाइम बढ़ा हुआ मिलता है 100 सेकेंड से ज़्यादा, तो इस सिचुएशन में हम हिपेरिन की डोज को कम कर देंगे। और अगर किसी क्लाइंट में एपीटीटी टाइम 50 से कम आता है, 50 सेकेंड से कम आता है, तो इस सिचुएशन में हम हिपेरिन की डोज को बढ़ा देंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा आप इसे। नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट मेडिसिन की बात करेंगे, जो है वारफेरिन। वारफेरिन को आप काउमेडिन के नाम से भी जानते हैं, और ये जो मेडिसिन है ये ओरल रूट से दी जाती है। वारफेरिन जो है ओरल रूट से एडमिनिस्टर की जाने वाली एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है। वारफेरिन में एंटीडोट के रूप में विटामिन के दिया जाता है। वारफेरिन का एक्शन कैसा होता है, हम सभी जानते हैं कि ब्लड क्लॉट बनने के लिए टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि विटामिन के द्वारा लीवर में बनाए जाते हैं। ये वारफेरिन जो है विटामिन के द्वारा बनाए गए इन फैक्टर्स को सप्रेस कर देता है, इनके फॉर्मेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं हो पाती और खून के थक्के नहीं बनते। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट में इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो आप उसमें विटामिन के दे सकते हैं। ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 10। ये चारों क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन के द्वारा बनाए जाते हैं और वारफेरिन इनके फॉर्मेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं कि वारफेरिन ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम PTINR टेस्ट करवाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और INR का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। अगर नॉर्मल आपसे PTINR की वैल्यू पूछी जाए तो 1.3 से 2 के बीच में होती है, और अगर थेराप्यूटिक रेंज पूछी जाए ये भी लगभग 2 गुना तक नॉर्मल मानी जाती है। जब किसी क्लाइंट को हम वारफेरिन दे रहे होते हैं तो 1 से 4 इसको फिर हम नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज में मान सकते हैं।
नॉर्मल अगर किसी से आपसे पूछा जाए INR वैल्यू तो 1.3 से 2 के बीच, और वॉरफेरिन ड्रग दी जा रही है उस समय इसका क्या रेंज होगा, तो आप बताएंगे 1 to 4 टोटल। नेक्स्ट आता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में हम मॉर्फिन सल्फेट क्लाइंट को देते हैं। मॉर्फिन सल्फेट देने का यहाँ पर पेन को रिड्यूस करना, साथ ही साथ ऑक्सीजन डिमांड को कम करना है। मॉर्फिन सल्फेट क्लाइंट को दो पर्पस से दिया जाता है, एक तो पेन रिलीव करने के लिए और ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए। मॉर्फिन सल्फेट जो कि एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट के रूप में पेशेंट में रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी कम होने लगता है, ये देखा जा सकता है। तो नर्स को रेस्पिरेशन को लगातार असेस करता रहना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है मॉर्फिन सल्फेट के साथ। नेक्स्ट, एंटी डिसरिथमिक सब्सटेंसेस। MI के बाद कॉम्प्लिकेशंस के रूप में डिसरिथमियास डेवलप हो सकते हैं। तो डिसरिथमियास को ट्रीट करने के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, जाइलोकेन, लिग्नोकेन, इन सभी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो हैं वैसोडाइलेटर ड्रग्स हैं, जो कि ऑक्सीजन डिमांड को घटाकर ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड और सॉर्बिट्रेट, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग जो कि हम दे सकते हैं MI की केस में, वो है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। इनका काम है हार्ट रेट को कम करना, ब्लड प्रेशर को कम करना। एग्जाम्पल में प्रोपेनोलॉल। नेक्स्ट आता है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। इसमें इको एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल इंपॉर्टेंट है। MI के मैनेजमेंट में अब हम बात करते हैं, अगर किसी क्लाइंट को ये सभी मेडिकल मैनेजमेंट, ये सभी इंटरवेंशंस करने के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में PTCA, कोरोनरी आर्टरी स्टेंट और CABG प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है। PTCA का फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी आर्टरी स्टेंट और CABG का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट को हम दो कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। सबसे पहले, जब पेशेंट आपके पास आता है और उसे सीवियर पेन हो रहा होता है, यानी पेशेंट एक्यूट स्टेज में होता है, तब आपको एज अ नर्स क्या इंटरवेंशंस करने चाहिए, और जब पेशेंट एक बार इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद हमें कौन कौन से इंटरवेंशन करने हैं, इन दोनों को इस तरह से हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट के आते ही उसका हिस्ट्री लेंगे, उसे किस प्रकार का पेन हो रहा है इसे असेस करेंगे। पेशेंट को उसकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को यदि डॉक्टर द्वारा कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है तो उसे तुरंत एडमिनिस्टर करेंगे। मेडिसिन इनिशियली मॉर्फिन सल्फेट मोस्टली दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट में हमें वाइटल साइंस का असेसमेंट करना है। आवश्यकता हो तो पेशेंट को तुरंत कार्डिक मॉनिटर से अटैच करना है। पेशेंट को हम ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए पोजीशन देंगे। यहाँ पर मोस्टली हाई फॉबलर्स या सेमी फॉबलर्स पोजीशन इस्तेमाल की जा सकती है, और अगर डॉक्टर द्वारा कोई विशेष प्रिस्क्रिप्शन है तो उसके हिसाब से पेशेंट को पोजीशन दी जाएगी। और हमें इस पूरे एक्यूट फेज़ के दौरान पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, पेशेंट के साथ रहना है। अब हमें पेशेंट में IV लाइन कनेक्ट करनी है, ECG लेनी है। पेशेंट में अगर कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं तो उसकी लेबोरेटरी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। इसके अलावा पेशेंट में कहीं MI के कॉम्प्लिकेशन के रूप में डिसरिथमियास तो नहीं डेवलप हो रहे, इस चीज़ को भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। अगर पेशेंट को कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं तो तुरंत उन्हें अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एडमिनिस्टर करना है। पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स को रीएश्योरेंस प्रोवाइड करना है।
ये सभी एक्यूट फेज की इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब हम बात करते हैं इंटरवेंशंस आफ्टर एक्यूट एपिसोड। अब हमारा पेशेंट कुछ हद तक इस्टेब्लिश हो चुका है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या क्या इंटरवेंशंस करनी चाहिए। सबसे पहले पेशेंट को जिस प्रकार से प्रिस्क्राइब किया गया है बेड रेस्ट, उसी तरह से बेड रेस्ट करने के लिए कहना है, मेंटेन करवाना है। प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, मेंटेन मसल स्ट्रेंथ इफ अलाउड। अगर डॉक्टर द्वारा अलाउ किया जाता है तो पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाना है, यानी पेशेंट को खुद से एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कहना है, उसे पैसिवली एक्सरसाइज कराना है, उसके हाथ पाँव को मूवमेंट करवाना है अलग अलग डायरेक्शन में, ताकि उसके मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे और उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो। If prescription allows the client to stand to void, अगर डॉक्टर के द्वारा क्लाइंट को हल्की फुल्की मूवमेंट और वॉइडिंग के लिए अलाउ किया गया है तो आप उसे वॉइडिंग के लिए वॉशरूम तक जाने दे सकते हैं, लेकिन हमेशा पूरे टाइम पेशेंट के आपके साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, हमें कॉम्प्लिकेशंस तो क्लाइंट में डेवलप नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है। एनकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, हमें पेशेंट के साथ रहते हुए वो कैसा फील कर रहा है उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने देना है। गिव ऑल प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एंड टाइम, जितनी भी मेडिसिन क्लाइंट को प्रिस्क्राइब की गई हैं उसे हमें समय पर क्लाइंट को इंजेक्ट करना है, देना है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लगभग कवर कर लिया है। ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।